नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी बहुत परेशान है। अमेरिका से निकले हुए काले अध्याय ने पूरे भारत को शर्मसार कर दिया है। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने विस्तार से बताया है कि इस राजनीति के पीछे कहानी क्या है, हरदीप पुरी को क्यों बचाया जा रहा है। शानदार बातचीत है, सुनिएगा जरूर। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका अभिनंदन। आपका धन्यवाद संजय जी, आपका भी, आपके दर्शकों का भी। पिछले कुछ महीनों से मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम भर का काम कर रहा हूँ। ये शॉर्ट फिल्म आई थी इश्तियाक, लाखों लोगों ने देखी, पसंद की। मुझे शुरू से बड़ा थिएटर मैंने किए हैं और एक्टिंग का मुझे बहुत शौक रहा है, तो ये बॉलीवुड में मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगता था। तो मैं समझ गया गाना गुनगुनाएंगे आज आप। जी जी जी, वही गाना सुनाऊंगा मैं। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, हर शख्स यहाँ परेशान सा क्यों है। ये शख्स और कोई नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उनका सीने में जलन हो रही है, आंखों में तूफान है। दिल्ली का तूफान उनको डरा रहा है केपी मलिक साहब। ये आने वाला समय का तबाही है। और मैं तो योगी आदित्यनाथ को सैल्यूट करूंगा। हिम्मत तो क्या बंदा है, डरते नहीं है भाई। सीधा सीधा मुख्यमंत्री को, दिल्ली के मुख्यमंत्री के बहाने प्रधानमंत्री को, चाणक्य को बता दिया कि भाई मुझसे रंगबाजी नहीं चलेगी। मैं सीधा दिल्ली से अटैक कर रहा हूं। तुम्हारी दिल्ली गंदी है, मेरा यूपी अच्छा है। अब ये जो जंग है, ये जो ऐलान है, ऐलान जंग, अनारकली पिक्चर का डायलॉग था कि सलीम के लिए अकबर ने कहा था, अनारकली सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे। तो ये योगी आदित्यनाथ का ऐलान जंग है। ये तो कोई बॉलीवुड की कहानी सी है। क्या कहेंगे केपी मलिक साहब आप इस बारे में? संजय देखिए, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले ही हम चर्चा कर रहे हैं कि जो बाबा का सोटा है वो घूम रहा है और दिल्ली भी कहीं ना कहीं उस सोटे के खौफ में रहती है। बीच बीच में सोटे को कमजोर करने की कोशिश दिल्ली से होती रही है, लेकिन दिल्ली सरसबज होता हुआ दिखता नहीं है। एक घटना अगर याद हो आपको संजय जी, कुंभ के दौरान ये चर्चा हुई थी कि संत जो है, संतों की पंचायत लगेगी। और जैसी भाजपा के मोदी जी के आने से पहले वहीं पर जो है घोषणा हुई थी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसी तरह की चर्चा इस बार कुछ होगी। और फलानी तारीख को दिल्ली से जो है चाणक्य जी जाएंगे और वो जो है उसमें मीटिंग में प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन पता चला कि उससे पहले ही घटना हो गई। और घटना ऐसी हुई कि चाणक्य के जाने की हिम्मत नहीं पड़ी और वहां पत्ता नहीं खड़का। और बाद में दिल्ली के जो बड़े वाले गुजराती हैं, साहेब महामानव जी का ट्वीट आया, तब थोड़ा सा योगी जी की आंखें ऐसे हुई, हाँ अच्छा ये भी है। तब ये माना, हाँ कुछ लोग मर गए, छोटी सी बंदर हो गई। इनका ये हो रहा है, ये कहते हैं हम पात पात, हम ढाक ढाक, और बाबा कहते हैं हम पात पात। बाबा इनके हाथ नहीं आ रहे हैं। बाबा ने ही इनको नचाने का काम किया है। अगर असलियत में आप देश में देखें, चाहे आप पक्ष कहें, चाहे आप विपक्ष कहें, चाहे आप संघ कहें, चाहे आप भाजपा कहें, ये किसी के कंट्रोल में नहीं आए और बाबा इनके कंट्रोल में नहीं आए। ताजा जो बाबा का बयान आया है गोरखपुर से, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। बाबा का एकाएक, आपको याद होगा दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बड़ी डिमांड हुई थी और यहाँ के जितने भी उम्मीदवार थे सबकी डिमांड थी कि बाबा को जो है यहाँ बुलाया जाए और उनको स्टार प्रचारक बनाया जाए। लेकिन अरे भाई, अगर वो प्रचारक असली प्रचार के किंग वही बन जाएंगे तो हमारे साहब क्या करेंगे जिनका जलवा चल रहा है। तो इसलिए उन पर बीच में ही रोक लगा दी। और यहाँ तक हुआ कि दिल्ली में जब मुख्यमंत्री की शपथ हुई तब भी उनको नहीं बुलाया गया, यहाँ तक उनके साथ हुआ। तो कहीं ना कहीं एक तो दिल्ली की टीस उनको है और उन्होंने जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कंधे पर रख के जो तीर कमान से तीर चलाया है, वो सीधा करते हुए पथ होता हुआ सेवा तीर्थ में घुस गया है। और उसमें जो उन्होंने बताया है कि देखिए, आप ट्रिपल इंजन की सरकार तो है दिल्ली में, और आप तो केजरीवाल के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे थे कि दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। तो अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है और गैस चैम्बर तो अभी भी बनी हुई है। और मैं तो जब भी गोरखपुर से दिल्ली जाता हूं तो मेरी तो आंखें जलने लगती हैं और सांस घुटता है।
और गडकरी जी भी कई बार कहते हैं कि भाई मुंबई में है तो जरूर थोड़ा सा पोल्यूशन, लेकिन दिल्ली जितना नहीं है। तो तमाम आप ये संजय जी, उनका अगर आप भाषण सुने, जिस तरह से चटकारे लेके उन्होंने बोला है, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज पल पल बदलती हमने देखी है, जितना कॉन्फिडेंस बाबा में हमने इस बार देखा है, मैंने आज तक इतना कॉन्फिडेंस बाबा में नहीं देखा है। मुझे लगता है कि जो एक आपदा चल रही है दिल्ली में, चाहे वो आपदा स्टील फाइल की हो, चाहे वो आपदा अविश्वास प्रस्ताव की हो, चाहे वो आपदा अमेरिकन डील की हो, उस आपदा में अवसर तलाशने का काम बाबा कर रहे हैं। क्योंकि ये जो आपदा है, ये बड़ी भारी आपदा है। इस आपदा से दिल्ली इतनी आसानी से निपटती हुई दिख नहीं रही है। इसमें कुछ विकेट दिल्ली में गिरेंगे आने वाले समय में, और आने वाले समय में तस्वीर और साफ होगी दिल्ली में। बाबा के हिसाब से जिस तरह से पोल्यूशन चल रहा है, चीजें साफ नजर आ रही हैं, नहीं आ रही हैं अभी, धीरे धीरे पोल्यूशन घटेगा, हवा चलेगी तो तस्वीरें साफ आनी शुरू होंगी। अभी तो 2-3 तस्वीरें आ रही हैं, जैसे हरदीप पुरी जी की तस्वीर आई है, अभी बाकी पे धूल जमी हुई है, किसी पे पर्दा ढका हुआ है। धीरे धीरे जैसे ही खुलना शुरू होगा, बाबा का जो है सोटा तेजी से घूमना शुरू हो जाएगा। और बाबा ने एक शुभारंभ आज कर दिया है, इसकी परिणति आपको आने वाले दिनों में भी दिखाई देगी। देखिए, मैंने संजय जी, आपको अगर याद हो, लगभग 15 दिन पहले ही आपको कहा था कि पक्ष विपक्ष शायद इनका कुछ ना बिगाड़ पाए। इनका जो भी होगा, इनका जो भी हश्र होगा, वो अंदर से होगा। अब वो अंदर से कहां से होगा, कौन करेगा, बहुत सारी चीजें हैं। आप क्यों भूल जाते हैं कि जोशी जी ने इतना लंबा चौड़ा पत्र लिखा था, वो चुपचाप बैठे हैं क्या? दूसरे हमारे मित्र जोशी हैं, संजय जोशी जी, क्या वो चुप बैठे हैं क्या? दूसरा, क्या मोहन भागवत जी चुप बैठे हैं क्या? जो क्रांतिकारी कई सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो 4 बार के सांसद, 5 बार के सांसद, जो 40 साल से दरी बिछाने का काम भाजपा में और संघ में कर रहे हैं, वो क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं क्या? हरदीप पुरी जी क्रांतिकारी हैं, 13 में रिटायर होते हैं, 14 में भाजपा ज्वाइन करते हैं और 17 में मंत्री बन जाते हैं। देखिए इनका कितना बढ़िया मामला फिट है। और किसी लोकसभा से चुनाव लड़ते नहीं है, राज्यसभा से खटाक से लाया जाता है इनको, और 2-2 मेन पोर्टफोलियो दिए जाते हैं, और आज भी बड़ा पोर्टफोलियो पेट्रोलियम मिला हुआ है। तो क्या उनको नहीं समझ में आ रहा है जो पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं? तलखी अंदर शुरू हो गई है, आग अंदर लगी हुई है, धुआं धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, और धुआं तभी निकलता है संजय जी जब आग लग चुकी होती है। अब ये आग कितनी प्रचंड होगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार आपको करना होगा। आप, मुझे लगता है कि अपनी यात्रा के आखिरी दौर में पहुंचने वाले हैं। जी ठीक है ना। आपको क्या लगता है कि योगी ने ये बयान अचानक दे दिया होगा? वाकई में प्रदूषण की चिंता हो रही होगी कि भाई पॉल्यूशन, वाकई पॉल्यूशन तो हो ही गया दिल्ली में बहुत ज्यादा, ऐतिहासिक रूप से लोग डर रहे हैं, बौखला रहे हैं, बूढ़े लोग बीमार हो गए। लेकिन क्या ये योगी का बयान अनायास आया होगा, या फिर ये प्लान होगा कि अब मोदी जी कमजोर हैं, बूढ़े शेर को सब लोग पत्थर मारते हैं? तो अब लग रहा है कि मोदी जी मानसिक रूप से भी बीमार हैं इस समय। सॉरी, क्षमा की जगह शब्दों को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इस उम्र के आदमी पे अगर इतने मानसिक हमले होंगे प्रधानमंत्री पर, एपस्टीन फाइल को लेकर, हरदीप पुरी को लेकर, तो कोई भी बीमार हो जाएगा। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री तो बड़े ऊर्जावान रहते हैं, दौड़ते हुए सीढ़ी चढ़ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से इतनी ऊर्जा आती है। लेकिन ये योगी का जो कदम है, ये जानबूझ के इसी टाइम का चुनना है कि ये वो टाइम है जब निपटाया जाए एक साथ चाणक्य को और प्रधानमंत्री जी को, और बता दिया जाए कि मैं वसुंधरा राजे, मैं नितिन गडकरी, मैं शिवराज सिंह चौहान नहीं, बदला लेना जानता हूँ। ये क्या प्लानिंग क्या है? संजय जी, सबसे पहले तो आपको देखना होगा, जैसे आपने पूछा है कि ये समय क्यों चुना गया है, या दिल्ली को सीधा सीधा क्या वो पीएम पे हमला कर रहे हैं। आपको ये देखना होगा कि दिल्ली का मालिक कौन है। आपको तो पता है दिल्ली तो अनाथ है, और वो केजरीवाल के समय में भी सारी शक्तियां हमारे गृह मंत्री जी के पास थी, या दिल्ली की सरकार के पास रहती, केंद्र के अधीन है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर एक हिसाब से सारी चीजें चलाते हैं। मुख्यमंत्री तो नाम मात्र का होता है। देखा गुप्ता जी चंद रोज पहले मुख्यमंत्री बनी है, और पॉल्यूशन का मुद्दा
रेखा गुप्ता के कंधे पर रख दिया जाए, ये भी वाजिब नहीं है, एकदम से चीज नहीं जाएगी। और केंद्र के हिसाब से सारी चीजें दिल्ली में चलती हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि बाबा का जो इशारा है, बाबा का जो हमला है, जैसा कि मैंने कहा, वो करते हुए पत्र की ओर उनका इशारा है। उनका जो तीर छोड़ा हुआ है गोरखपुर से, वो सीधा करते हुए पत्र की ओर जाता है। वो सिविल लाइंस रेखा गुप्ता के निवास की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है, वो दिल्ली विधानसभा की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है, वो तो जो नया सेवा तीर्थ बना है उसकी तरफ जा रहा है। तो वो जताता है कि पार्टी के अंदर इस तरह की चीजें चल रही हैं। उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाने के लिए एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी के अंदर बनी है। और संजय जी, हमारी चर्चाओं में लगातार निकल के ये आता है कि संघ जो है कोई नई संस्था नहीं है, और संघ किसी की बपौती नहीं है, और भाजपा भी किसी की बपौती नहीं है। संघ जब सेनापति को और घोड़े को बनाता है तो वो सेकंड लाइनर तैयार रखता है, वो एक दूसरा घोड़ा तैयार रखता है, दूसरा सेनापति तैयार रखता है कि जब आप युद्ध में उतरते हैं, अगर सेनापति घायल हो जाता है, अगर सेनापति को घेर लिया जाता है, सेनापति की हत्या हो जाती है, युद्ध में हार जाता है, तो फिर नया सेनापति कौन होगा और नया घोड़ा क्या होगा। अगर नया घोड़ा लाना है, पुराना घोड़ा लंगड़ा हो गया है, तो उसको फिर गोली मार दी जाती है, वो किसी काम का नहीं रहता। कई गोली मारे हुए घोड़े आपको आज भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देते हैं, जिनको हम एक दूसरे नाम से पुकारते हैं, जो 75+ वाले। तो गई है लंगड़े घोड़े हैं आपके पास, और उनमें कुछ सेनापति भी हैं जो अपने समय में बड़े सेनापति रहे। तो क्या उन्हीं सेनापति की सूची में नाम आने जा रहा है क्या? और सेकंड जो सेनापति बनने जा रहे हैं उस सूची में के आसपास योगी जी है क्या? ये सारी कवायद उस चीज को लेके चल रही है, जिसका खुलासा और जिसको मैंने कहा कि तस्वीर साफ होगी आने वाले समय में। क्योंकि आप ये जो दो चीजें मैं देख रहा हूं, चाहे वो एप्स्टीन फाइल हो और चाहे अमेरिकन डील हो, ये छोटे मुद्दे नहीं है। देखिए, देश में आपको समझना होगा कि पिछले 11 साल में अगर सरकार से, मोदी जी से किसी तबके ने टक्कर ली है तो वो किसान तबका है। और उन्हीं किसानों को आपने फिर छेड़ दिया है, उन्हीं किसानों को साथ आपने फिर पंगा ले लिया है, और इस बार आप कमजोर स्थिति में हैं। वो स्थिति नहीं है आपकी पुराने वाली, इस बार आप कमजोर स्थिति में हैं। और आप ये देखिए, आप खाली योगी पे फोकस मत कीजिए, आप राहुल गांधी पे भी फोकस कीजिए। जिस प्रकार से पिछले दिनों किसान संगठनों से, किसानों से राहुल गांधी मिले हैं, इत्मीनान से उनकी बात सुनी है, और उन्होंने कहा है कि खुल के हम आपके साथ हैं। देखिए, किसानों ने भी नई रणनीति बनाई। पिछली बार किसानों ने किसी भी सियासी दल के नेता को अपने मंच पर नहीं चढ़ने दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि हमारा आंदोलन अराजनीतिक है। इस बार वो ऐसा नहीं कह रहे, इस बार वो राजनीति के साथ चलना चाह रहे हैं, और राहुल गांधी को कंधे से कंधा मिला के वो चलना चाह रहे हैं। तो कहीं न कहीं जाके उनकी भी शक्ति डबल हो जाती है। तो इस शक्ति से कैसे तत्कालीन सरकार निपटेगी, ये हमें देखना होगा। दूसरा, आज ही जो नई चीज हुई है, सेना के जो पूर्व अधिकारी हैं, सेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है, उनके साथ ये सरकार जो हश्र कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं आहत है, और वो भी राहुल गांधी से चर्चा कर रहे हैं। अब वो क्या चर्चा करेंगे कि सेना को जिस कगार पे लाके आपने खड़ा कर दिया है, सेना को आपने जिस तरह की चीजों में लपेट दिया है, सेना को धराशाही करने का काम आपने किया है, उससे वो लोग भी चिंतित हैं, क्योंकि वो उस बारीकी को जानते हैं। और संजय जी, जिस प्रकार से ये सरकार उन फौजियों के साथ भी कर रही है, उनमें से एक तथ्य निकल के ये आया है कि जो फौजी घायल हो गए युद्ध में, लड़ाई में, या अपंग हो गए या दिव्यांग हो गए, उनको जो पेंशन मिलती है उस पर टैक्स लगेगा। और दूसरी चालाकी ये कर रहे हैं कि जो उनके हॉस्पिटल्स होते हैं सेना के, और जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सीजीएचएस होती है, एक ऐसी स्कीम होती है कि उसमें फौजियों का इलाज किया जाता है, उनको कुछ पैसे नहीं देने पड़ते हॉस्पिटल में, सरकार पैसे नहीं दे रही। और सरकार की तरफ से इस प्रकार की चालाकियां की जा रही हैं कि जब साल का फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है,
तब फंड दिया जाता है और वो फंड फिर अगले साल चला जाता है, और उसको आपने टैक्स के दायरे में ला दिया है और आप टैक्स ले रहे हैं उनके ऊपर। तो फौजी भी कहीं न कहीं सरकार की इस तरह की चालाकियों को समझ चुके हैं और वो भी नाखुश हैं, नाराज हैं। तो जब देश में कई सारे अलग-अलग क्षेत्र आपसे नाराज होंगे, तो वो कोई न कोई रणनीति बनाएँगे। तो मैं ये कह सकता हूँ निश्चित तौर पे, अगर हम और आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो इस चीज़ को आरएसएस भी समझ रही है, इस चीज़ को बीजेपी के आने वाले जो लोग हैं वो भी समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब बदलाव की बेला है और कभी भी कुछ न कुछ बड़े बदलाव आप भारतीय जनता पार्टी में देख सकते हैं। जी। मलिक साहब, ये माना जाए कि एप्स्टीन फाइल, अमेरिका से ट्रेड डील, ये मोदी सरकार के 11-12 सालों के जीवन की सबसे बड़ी हार है। जिस तरह से हरदीप पुरी का नाम सामने आया है, हरदीप पुरी गले में अटक गए हैं। अगर उनको हटाया जाता है तो हरदीप पुरी अपना मुंह खोल सकते हैं। अनिल अंबानी समेत कई बड़े लोग बेनकाब हो सकते हैं। बेनकाब तो हो ही गए, लेकिन कुछ और नाम जो छुपे हुए हैं वो भी सामने आ सकते हैं। ट्रंप कहते हैं कि मैं 24 घंटे के अंदर मोदी का राजनीतिक कैरियर खत्म कर सकता हूँ। मोदी जी पलट के कहते नहीं कि ट्रंप तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम में दम हो तो मेरा पॉलिटिकल कैरियर समाप्त करके देखो। मैं तो मोदी जी के होता तो मैं ये कहता कि तुम में दम हो। मैं तो कहता भी हूँ, एक बार 4 PM पे किसी ने, कुछ पत्रकार साथियों ने भी हमला करने की कोशिश करी, तो मैंने कहा था कि तुम्हारी औकात हो, तुम्हारी हिम्मत हो, करके देख लो। क्योंकि 4 PM के दर्शकों का भरोसा है मुझे पता है कि वो लोग मुझ पर यकीन करते हैं। अगर मोदी जी को देश के लोगों पर यकीन है तो ट्रंप से कहते हैं ट्रंप तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम मेरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म करना चाहते हो, क्या सोच रहे हो, करके दिखा दो। भारत की जनता मेरे साथ है, लेकिन मोदी जी कह नहीं पाए। क्यों नहीं कह पाए होंगे? ऐसा कौन सा दबाव है मोदी जी का जो ट्रंप को जवाब देने से रोक रहा है? नाम नहीं ले रहे ट्रंप का वो। देखिए संजय जी, वो कोई पहली बार नहीं है मोदी जी के साथ ऐसा। आप याद करिए गलवान की घटना। गलवान में हमारे लगभग 20 सैनिक मारे गए थे और हमारी जमीन पर कब्जा चाइना ने किया था, और बाद में इन्हीं प्रधानमंत्री और इसी सरकार ने कहा था कि हमारी 2 इंच जमीन नहीं गई है और हमारा कोई सैनिक नहीं मारा गया है। लेकिन बाद में तो वो बात झूठ सिद्ध हुई, सीधा सीधा झूठ बोला। आज जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं या आज जो आप कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं, ऐसे कैसे बोल देंगे? आप चाइना से, अमेरिका से एक साथ रिश्ते कैसे दोनों से निभा सकते हैं? ये कैसे संभव है कि आप झूला भी झुलाएं और गले भी मिलें? दोनों गलबैया एक साथ संजय जी नहीं हो सकती। ये कोई पहली बार नहीं है देश में, इनसे पहले भी प्रधानमंत्री रहे, चाहे वो नरसिंह राव हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे वो वाजपेयी जी हो, चाहे वो दूसरे लोग हों। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों के साथ गलबैया करें, संभव ही नहीं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आपने जो गलतियां की हैं, आपको उनका भुगतान करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी इन गलतियों का खामियाजा देश भुगत रहा है या भुगतेगा। और जिस प्रकार से, जिस जगह पे लाके आज आपने देश को खड़ा कर दिया है, इसकी जवाबदेही किसकी है? ये सोचने के लिए नागरिक सवाल कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं लोग, और मोदी जी आज बोल नहीं रहे हैं, जबकि वो मनमोहन को मोहन प्रधानमंत्री कहते थे और आज ये खुद नहीं बोल रहे हैं। तो सबसे बड़े मौनी बाबा तो यही है। इससे बड़ा क्या आश्चर्य होगा कि आप पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। आप एक हफ्ते तक पार्लियामेंट ही नहीं जाते, स्पीकर आके कहते हैं आपकी जान को खतरा है सदन में। इससे बड़ा मजाक देश के लोगों के साथ और देश के साथ कुछ हो सकता है? तो ये कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ न कुछ दाल में काला है, इसीलिए इस तरह की धमकी दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति धमकी नहीं दे रहे, डिक्टेट कर रहे हैं कि आप रसिया से तेल बंद करिए और हम वेनेजुएला से हमसे तेल खरीदिए, और अगर आप नहीं खरीदेंगे और अगर आप कोशिश करेंगे कि रसिया से खरीदने की, तो हम आप पे निगाह रखेंगे और हम दोबारा पेनल्टी लगाएंगे, दोबारा दंड देंगे आपको। तो वो इतनी मजबूती से कैसे बोल रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज उनके पास है जो उनको इतना दमदार बना रही है? आज से पहले तो किसी प्रधानमंत्री को वो ऐसा नहीं बोल पाए। हमारे वाजपेयी जी को तो नहीं बोल पाए वो, या सरदार मनमोहन को भी नहीं बोल पाए। तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, आज कैसी उनसी मजबूरी हो गई कि हमें ये सुनना पड़ रहा है और वो हमें धमका रहे हैं? तो ये जो चीज है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे परत दर परत तस्वीरें साफ होंगी और हमें सच्चाई पता लगेगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। एक एक करके सच्चाई तो सामने आएंगी, लेकिन देश का सिर तो 140 करोड़ भारतवासियों का तो सिर शर्म से झुकता है जब अमेरिका हमारे नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ी लगा के वापस करता है।
दुनिया के किसी भी देश के नागरिकों को इस तरह अमेरिका ने वापस नहीं किया जैसे भारतीयों को किया। हमें शर्म तो आती है कि अमेरिका इस तरह बेइज्जत करता है, कहता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हमारे कहने पर रोका गया। ऐसा लगता है कि हमारे देश की कोई हैसियत ही नहीं बची है, अमेरिका जो चाहेगा वो करेगा। तब ऐसे मौके पे हर किसी को इंदिरा गांधी की याद आती है। इंदिरा गांधी ने धमका के कहा था कि तुम 7वां बेड़ा, 9वां बेड़ा, 8वां बेड़ा जो भेजना भेजो, मैं पाकिस्तान को सबक सिखा के रहूंगी। सबक सिखा दी। यहाँ केवल कागजी शेर हैं, कागज के बड़े बड़े बयान देते हैं और कर कुछ नहीं पाते। क्या लग रहा है आपको कि क्यों भारत के लोग इतने शर्मिंदा हों, उनका सिर शर्म से झुके? उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था केपी मलिक साहब? देखिए संजय जी, आपने अभी इंदिरा गांधी का नाम लिया। इंदिरा गांधी ने जो दुर्गा शक्ति होने का उदाहरण पेश किया था देश में, उसे हम भूल नहीं सकते। आज ही परिणाम आए हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति है, जिस प्रकार के जनादेश बांग्लादेश में आए हैं, वो जताते हैं कि कहीं ना कहीं भारत की राजनीति से बांग्लादेश प्रभावित है। बीच में कुछ महीने वहां कट्टरवाद की बेला चली थी, लेकिन खालिदा जिया के जो लड़के हैं वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और जनता ने उनको इस शर्त पे प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनादेश दिया है कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते ठीक रखेंगे। भारत के साथ उनके रिश्ते ठीक हैं, वो भारत को अपने बड़े भाई की भूमिका में मानते हैं और वो भारत के साथ जुड़ाव रखना चाहते हैं। ये जताता है कि इंदिरा गांधी इसलिए नहीं डरी थी कि भारत की जनता भी उनके साथ थी और कहीं ना कहीं बांग्लादेश से भी उनको मूक सहमति थी। इस चीज को देखते हुए इतनी हिम्मत कर पा रही थी कि उन्होंने अमेरिका की चिंता नहीं की थी। और कुछ उनके कर्म थे ऐसे कि उनके कर्म ऐसे नहीं थे कि उनकी कोई जो है टांग उसके कुर्सी के नीचे दबाई हुई हो और वो उनको दर्द कर रही हो, उनको परेशान कर रही हो, कोई कांटा ऐसा चुभा हो। तो आज कोई ना कोई कांटा ऐसा है जो दर्द कर रहा है और वो बार बार उस कांटे के ऊपर पैर रखते हैं और हम चीखे मारते हैं। कोई ऐसी हमारी नस दबी हुई है जिसके बदले हम इस तरह की चीजें कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल ठीक बात है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया, बातचीत की। थैंक यू। ये देखिए केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।